ये चुनाव एक ऐसा चुनाव था जिसको ज्ञानेश कुमार और बीजेपी के लोगों ने पहले से ही चुनाव की रणनीतियां बदली। 3 लाख वोटर आन मौके पर कैसे जुड़ गए? सरकार खुद जो है नंगा नाच कर रही है। जो वोट की संख्या आ रही है वो सेम आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? एनडीए के जितने भी पार्टनर हैं वो सबके सब जीत जाते हैं। ये कैसे संभव है कि जितने लोगों को सीटें मिली उसमें एक भी कमजोर उनका प्लेयर नहीं था? जिस तरह से युवाओं को लाठीचार्ज मिला था, जिस तरह से वहां पेपर लीक हो रहा था, जिस तरह से किसानों को उजाड़ा जा रहा था, जिस तरह वहां बेरोजगारी है, जिस तरह वहां गरीबी है, ये फिक्स था चुनाव। चाहे जिस तरह से जांच कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार यानी जो चुनाव आयुक्त होगा उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। यानी बेलों की जान चली गई। तब ये बेशरम बेहया सरकार कहती नहीं 4 दिसंबर से बढ़ाकर हम 11 दिसंबर कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुशील पासी जी हैं, बिहार के सह प्रभारी भी थे। और कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 14 दिसंबर को एसआईआर को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा प्रोटेस्ट आंदोलन होगा। बिहार में एसआईआर हुआ था, राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली थी। यूपी में भी एसआईआर हो रहा है, बहुत सारे बीएलओ की मौत की खबर आ रही है। सुशील पासी जी खुद रायबरेली से भी हैं, उनसे भी समझेंगे इस पूरे मामले को। और बिहार को लेकर पार्टी की क्या रणनीति है, बिहार को लेकर जिस तरह के नतीजे आए हैं उस पर आत्ममंथन चल रहा है। सब प्रभारी भी थे तो सुशील पासी जी की भी जिम्मेदारी है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। 14 दिसंबर को एक बड़ा मैसिव रैली का आयोजन किया गया है एसआईआर के खिलाफ। यूपी में जो बीएलओ की मौत हो रही है, क्या फीडबैक है? आप लोग क्या मतलब क्यों इस तरह इतने मौतें हो रही हैं, क्या वजह है? आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो दिल्ली में रामलीला में 14 दिसंबर को एक महारैली हो रही है, ये एसआईआर के खिलाफ तो है ही। ये देश को बचाने की लड़ाई रामलीला मैदान से जननायक राहुल गांधी जी ने इसका ऐलान किया है। जी शंभू जी, मुझे समझना होगा इस देश को कि ये जो वोट का अधिकार है ये विशेष करके उस मतदाता के लिए है जो इस देश में सबसे कमजोर है, जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, जिसके पास इस देश में सरकारी कार्यालयों में अगर वो जाता है अपने काम कराने के लिए तो उसको इस देश में घूस देनी पड़ती है। बिना रिश्वत दिए हिंदुस्तान के किसी भी सारी सरकारी कार्यालय में बात अधिकारों की नहीं है। उसको इस देश में ये भी हक नहीं है कि वो अपने वाजिब सवाल किसी अधिकारी कर्मचारी से कर सके। जो आम नागरिक अधिकारी कर्मचारी से नहीं कर पाएगा वो देश से कैसे कर पाएगा? देश में बैठे बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों से कैसे सवाल कर पाएगा? मैं बात इसलिए कहना चाहता हूं कि एसआईआर का सीधा संबंध हमारे ज्ञानेश कुमार जी से है। इस देश में क्या इस देश में किसी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए इस देश की पार्लियामेंट, इस देश का संसद क्या कोई ऐसा कानून बना सकता है कि जिस पर यह कहा जाएगा कि ये कितनी भी बड़ी गलती करे, कितना भी बड़ा अपराध करे, लेकिन उस पर किसी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, उस पर कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं लागू की जाएगी? ये देश कहां पहुंच गया है, इसको समझने की जरूरत है। हमारे देश के संवैधानिक निर्माताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, ये सभी महापुरुषों ने जब संविधान बनाया तो राष्ट्रपति के ऊपर भी महाभियोग की प्रावधान किया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर भी महाभियोग की बात कही गई। लेकिन क्या यह देश इस रास्ते पर पहुंचेगा कि देश का प्रधानमंत्री संसद में एक ऐसा कानून सत्ता पक्ष लाता है और पूरी संसद उसको पारित कर देती है कि अब जो ज्ञानेश कुमार यानी जो चुनाव आयुक्त होगा उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है? तो सवाल यह है कि अगर मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना है, आपको संशोधन करना है, तो आपने इस देश में क्यों माहौल बनाया कि यहां रोहिंग्या के लोग शामिल हो गए हैं, विदेशी लोग आ गए हैं, पाकिस्तानी लोग आ गए हैं? ऐसा नैरेटिव बड़ी बड़े मीडिया घराने के लोगों ने पूरे देश में चलाया। अब एसआईआर के पीछे क्या निकला कि बिहार में उन गरीब, कमजोर, लाचार लोगों का 68 लाख लोगों का वोट काटा गया। वही साजिश इस समय पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में जैसा किया है,
वैसा पश्चिम बंगाल में करना है, तो आसाम में क्यों नहीं? आसाम में एसआईआर की प्रक्रिया क्यों नहीं? क्योंकि आसाम के बगल में ही घुसपैठिए आए, जिसके लिए नागरिक रजिस्टर बनाने के लिए कोर्ट ने आदेश किया। तो ये दोहरा मापदंड इस देश में क्यों हो रहा है? तो मेरा ये कहना है कि ये चुनाव नहीं हो रहे हैं, इस देश में कुछ लोगों ने गिरोह बना करके इस देश को आर्थिक रूप से इस तरीके से लूटना है कि 100 करोड़ आबादी के लोग 5 किलो राशन पर रहेंगे, देश का खजाना कुछ लोगों के हाथ में होगा। ये फिर से वो देश बनाना चाहते हैं शंभू भाई कि राजा महाराजाओं के पास तो संपत्ति होगी, राजा महाराजाओं के पास तो ताकत होगी, लेकिन इस देश की जनता के पास कोई ताकत नहीं होगी। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये एसआईआर नहीं है, ये देश में संवैधानिक अधिकारों की बचाने की लड़ाई है, ये इस देश को बचाने की लड़ाई है। आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए जननायक राहुल गांधी जी ने ये 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक महारैली आयोजित की है। मैं समझता हूं कि देश के कोने कोने से लोग इस रैली का समर्थन करने के लोग निश्चित तौर पर वहां पर पहुंचेंगे। ये जो यूपी में, चूंकि आप यूपी से भी हैं, यूपी में भी हैं भी, ये जो यूपी में जो बीएलओ की मौत हो रही है, इसे कैसे, इसका क्या क्या बहुत काम का प्रेशर है लोग? मैं क्या कह रहा हूं, ये एक कुचक्र रचा जा रहा है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में तुरंत चुनाव नहीं है, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को जानबूझ करके एसआईआर में भेजने के लिए, आप सोचिए कि 4 दिसंबर तक ही बीएलओ को उनको गणना प्रपत्र भर के जमा करने थे, और उनको गणना प्रपत्र कब मिल रहे हैं? 15 दिन के बाद मिल रहे हैं। और 15 दिन के अंदर कहा जा रहा है कि सारे गणना प्रपत्र आप भर करके जमा करें। जमा करने के बाद सोचिए बीएलए कौन सा कर्मचारी होता है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, जो जिनको कर्मचारी का दर्जा भी नहीं मिलता है, उनको बीएलओ, नाम तो बहुत बड़ा है ये कि बीएलओ को लगता है कि बूथ लेवल ऑफिसर है कोई, उसका नाम इतना बढ़िया दिया है, लेकिन वो कौन कर्मचारी होता है? वो पंचायत मित्र होते हैं, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, वो कर्मचारी नहीं होते हैं। वो तो खुद अपनी मजबूरी में किस तरह से वो देश की सेवा जिस तरह से काम करते हैं और मानदेय, तो उनके ऊपर इस प्रकार का प्रेशर इसलिए बनाया गया था कि उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। वो एक अधिकारी के प्रति जवाबदेही होती है, वो कोई संवैधानिक पद पर नहीं होते कि जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है। तो बेलों को इस तरीके से टॉर्चर करके, जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो सारा टॉर्चर उनको करते थे कि आप जाइए गणना प्रपत्र भरकर लाइए। और गणना प्रपत्र की यह स्थिति है कि अगर किसी महिला को गणना प्रपत्र भरना है तो वो अपने मायके से उसको जो है, जब तक वो भाग संख्या लेकर नहीं आएगी, जब तक क्रम संख्या लेकर नहीं आएगी, और आप जानते हैं कि ये देश विविधताओं से भरा है, गरीबी से भरा है, और कमजोर लाचार झुग्गी झोपड़ी में खेत खलिहानों में काम करने वाला ये देश है। शादी ब्याह का समय चल रहा है। एक आम आदमी जो जागरूक नहीं है, वो गणना प्रपत्र भरने के लिए क्या इस देश में जागरूकता अभियान चलाया गया? क्या उस बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया? क्या उसको कोई ट्रेनिंग दी गई? और इतना कम समय क्यों दिया गया था? ऐसी कौन सी आफत आ रही थी कि 1 महीने के अंदर ही आपको कंप्लीट करना है? तो हमारा कहने का मतलब था, अगर नीयत साफ होती, हालांकि अब 4 दिसंबर से उसको 11 दिसंबर किया गया, वो कब किया गया? जब तमाम बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। लेकिन ये सरकार तब जगती है जब लोगों की जान ले लेती है। किसान बिल आपने देखा कब वापस लिया? जब 700 किसानों की जान चली गई। तो ये जब बीएलओ की, यानी बीएलओ की जान चली गई, तब ये बेशरम बेहया सरकार कहती नहीं 4 दिसंबर से बढ़ाकर हम 11 दिसंबर कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, मतदाता का शुद्धिकरण होना ही चाहिए। हम, और इसके पहले भी हुआ है, 2003 में भी हुआ। क्या कभी आपने इस तरह की कोई चर्चा सुनी है? सिर्फ मतदाता में इतना करना है कि जो लोग मृत्यु हो गई है उनका नाम आपको डिलीट करना है। अगर कोई अपने नाम में संशोधन करना चाहता है तो आप उसके नाम का संशोधन कर दें। यदि वो अपने नाम को दूसरी जगह चढ़ाना चाहता है, शिफ्ट कर दिया है, तो उसको आपको कर देना है। और आप मुझे बताइए, कहीं किस देश में आवाज आ रही है कि रोहिंग्या के लोग आ गए, पाकिस्तानी लोग हो गए? ये इस तरह का अपराध है, ये देशद्रोह है कि देश के मतदाताओं को परेशान करने के लिए ये जिम्मेदारी आपकी थी
कि कैसे यहां पर कोई घुसपैठिए आ गए। आखिर गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, देश के केंद्र सरकार क्या कर रही है, और उसका जिम्मा आप मतदाताओं को दे रहे हैं कि गणना प्रपत्र आप भरेंगे। अगर आप गणना प्रपत्र नहीं भरेंगे तो आप इस देश के वोटर नहीं होंगे। यानी वो वोटर नहीं होगा जिसको इस देश में कोई हक नहीं है, जिसके पास कमाई का जरिया नहीं है। जो लोग भूखे नंगे प्यासे घूम रहे हैं, उनको एक वोट अधिकार है, उसको भी आप छीनना चाहते हैं। और आप कहते हैं कि नहीं, 68 लाख लोग अगर कट गए तो कट गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि इस देश में यह बहस होनी चाहिए कि अगर इस देश में एक भी मतदान, किसी भी मतदाता का अधिकार छीना जाता है, तो मुझे लगता है ये जो हमारी संसद है और ये जो हमारे संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोग हैं, ये सब निरर्थक साबित होगा। सबसे पहला अधिकार है, एक भी व्यक्ति, वो कितना भी गरीब हो, कितना भी कमजोर हो, उसको वोटर लिस्ट में उसका नाम होना ही चाहिए। ये मतदाता से ज्यादा जिम्मेदारी इस देश में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की होनी चाहिए। इससे बड़ा कोई राष्ट्र का कार्य नहीं हो सकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए और यह जिम्मेवारी केवल बीएलओ को नहीं देनी चाहिए, ये मेरा कहना है। क्या बिहार में आप प्रभारी भी थे? बिहार चुनाव में जो विपक्ष की हार है और सत्ता पक्ष की लैंड विक्ट्री है, ये देखा गया कि जहां नाम कटे वहां और जो नाम ऐड हुए, आपने कहा कि 68 लाख नाम कटे, फिर नाम ऐड भी हुए लगभग 21 लाख, वो सारे वोट बीजेपी को जाते हुए दिखे, तो वो एक बड़ा फैक्टर था जिसको लेकर आप लोग की पार्टी की मंथन भी हुई। नहीं, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया और ये मुझे लगता है पूरे देश को, बिहार के चुनाव को देखते हुए मैं ये कहूंगा कि पूरे देश के लोगों को इस पर मंथन करने की जरूरत है। और मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव और बिहार का सह प्रभारी होने के नाते मैं ये बात कह सकता हूं कि ये जो चुनाव था, ये भारत का चुनाव नहीं, ये चुनाव एक ऐसा चुनाव था जिसको ज्ञानेश कुमार और बीजेपी के लोगों ने पहले से ही चुनाव की रणनीतियां बदली और चुनाव लड़ने का तरीका बदल दिया। चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करने की जो मंशा हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की जो पहले कभी हुआ करती थी, कभी टीएन शेषन ने ये कल्पना की थी कि इस देश में जब तक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं होंगे, ये सरकार से लड़के टीएन शेषन जी ने ये साबित करने की कोशिश की थी कि इस देश में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई काम है तो वो निष्पक्ष चुनाव होना और पारदर्शी चुनाव। लेकिन पहली बार मैंने ये देखा कि चुनाव जो हो रहा था, जैसे आपने गांव में कभी प्रधानी का चुनाव अगर आपने देखा हो, तो हमारे देश की सरकारें अब चुनाव की तरह नहीं लड़ रहे हैं। पहले वो ये तय करते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम किसका रहेगा, किसका नहीं रहेगा, किसका जोड़ना है, किसका नहीं जोड़ना है, किसका आखिरी में जोड़ देना है। 3 लाख वोटर आन मौके पर कैसे जुड़ गए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, सरकार अपने सरकारी पैसे से वोटर को मंगाने के लिए करनाल से ट्रेनें चलाई जा रही है, पंजाब से ट्रेनें चलाई जा रही है, हर बूथ पर कैसे वोटर को पहुंचाना है। और तो और पहली बार मैंने देखा कि सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके मतदाता को प्रभावित करने के लिए सरकारी खजाना खोल दिया गया। क्या यह संभव है? आप मुझे बताइए कि चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाए और 10,000 रुपए केवल माताओं और बहनों को ही नहीं दिया गया, बल्कि जितनी भी धनराशि थी, अगर मान लीजिए कि कृषक लोगों को 6,000 रुपए देने थे, तो उसी समय जैसे ही चुनाव चल रहा है तो किसानों को भी 6,000 रुपए उसी समय खाते में दिए गए। 10,000 रुपए हमारी माताओं बहनों को दिया गया और यह लालच में दिया गया कि अभी 1,90,000 रुपए अभी और आपको दिए जाएंगे। अब सवाल यह उठता है, जीविका दीदी को पैसे दिए गए और जीविका दीदी की कोई पद नहीं है उनका सरकारी, लेकिन चुनाव में उनकी ड्यूटी लगा दी गई। और ड्यूटी इस मकसद से लगाई गई कि जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको लालच और प्रलोभन जो सरकार से चुनाव के समय मिल रहा है, यानी 9 तारीख को वोट पड़ना है तो 7 तारीख को उनके खाते में पैसा आ रहा है। क्या यह संभव है देश में कभी हो सकता है? अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपने खजाने से पैसा देना चाहती है तो मैं एक बहस छोड़ रहा हूं आपके माध्यम से कि इस देश के हर मतदाता को 10,000 देने में क्या दिक्कत है? आप देना चाहते हैं, आर्थिक रूप से वो कमजोर हैं
तो 10,000 हर मतदाता को आप क्यों नहीं देंगे? आप चिन्हित कैसे कर सकते हैं? अगर देश का खजाना है तो देश के सारे मतदाताओं को फिर ऐलान कर दीजिए कि भाई हर गरीब महिला को 10,000 रुपए महीना उसके खाते में जाएगा। लेकिन नंगा नाच इसको कहते हैं। सरकार खुद जो है नंगा नाच कर रही है, और यह काम इसलिए किया गया, मेरा अपना मानना है कि पहली बार मैंने देखा कि सरकार किसी की चल रही हो और जितने भी मंत्री हो उनका एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। उनको जो वोट मिल रहा है, अगर 1,28,000 मिल रहा है तो 1,28,000 सभी को मिल रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है? और ये शोध का विषय है कि बिहार में क्या एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं थी, और इतनी नहीं थी कि किसी भी मंत्री की एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। उसका जो वोट मिल रहा है, वोट मिलने का जो वोट की संख्या आ रही है वो सेम आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि ये अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो भविष्य में निश्चित तौर पे देश के लोगों के सामने है कि ये चुनाव नहीं था, ये इस देश का चुनाव ऐसा चुनाव था जिसको इस देश के हर प्रबुद्ध वर्ग को समझना चाहिए। क्या ये चुनाव ऐसा हो सकता है? हमारे आपके समय में चुनाव होते थे कि नेता अपनी पॉलिसी पर बात करते थे, नीतियों पर बात करते थे, नेता के व्यक्तित्व पर वोट मिलता था, चुनाव लड़ने वाले के व्यक्तित्व पर वोट मिलता था, वो नीतियों की बात करते थे। लेकिन मुझे लगता है ये पहला चुनाव हुआ है जिसमें मतदाता को कैसे प्रभावित करना है, मतदाता को कैसे प्रलोभन देना है। अगर इस प्रकार से चुनाव होगा और वो भी सरकार दे रही हो, और हमारा जो चुनाव आयुक्त हो, जो हमारा चुनाव का अधिकारी हो, वो सरकार के साथ खड़ा हो, ये मैं पहली बार देख रहा हूं। और निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल सरकार ने जो खेल खेला है, जनता इसको समझ रही है, और मैं समझता हूं कि शायद इसीलिए रामलीला मैदान में इन सारे बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ये यक्ष प्रश्न लोग, हम लोग बिहार से निकल करके देश के कोने कोने में ले जा करके हम ये बात कहना चाहते हैं, और इस बात को हम गांव गांव तक पहुंचाना चाहते हैं कि अब इस देश में दो तरह का मॉडल आ गया। एक तरफ मॉडल था नेहरू का मॉडल, कांग्रेस का मॉडल था, जिसमें सरकार का काम रहता था कि जनता से वादा करता था कि हमें अस्पताल बनाएंगे, हमारे लिए विश्वविद्यालय बनाएंगे, हमारे लिए बड़े बड़े विद्यालय बनाएंगे, सरकारी फैक्ट्री बनाएंगे, सरकारी स्कूल खोलेंगे। और एक तरफ है कि किसी को व्यक्तिगत तौर पर चुनाव के समय गरीब कमजोर लोगों को इतना कमजोर रखो कि उनको हम लालच दे करके हम वोट लेने का काम करें और प्रलोभन देने का काम करें। ये जो ऐसे सवाल हैं, ये पूरे देश के लिए सवाल है कि बिहार का चुनाव का जो मॉडल है। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये चुनाव केवल कांग्रेस, केवल राजद का नहीं है। एक तरफ विपक्ष है और एक तरफ सत्ता है। एनडीए के जितने भी पार्टनर हैं वो सबके सब जीत जाते हैं। ये कैसे संभव है कि जितने लोगों को सीटें मिली उसमें एक भी कमजोर उनका प्लेयर नहीं था, और जो विपक्ष के जितने तो सारे के सारे प्लेयर फेल थे। ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। और वोट की गिरावट सब में बराबर बराबर कैसे आ रही है? 75 हमारे विधायक राजद के थे तो वो 25 पर आ गए। आप उनकी गिरावट देखिए, विधायकों की जो संख्या है 25 पर वो पहुंचे जाके, और हमारे 18 थे तो क्षेत्र के 18 हम 6 पर पहुंच गए। ये ऐसा कैसे हो गया कि ये कौन सी इंजीनियरिंग है कि जिस तरीके से ये भाई मेरी समझ से पे परे लगता है कि मैंने भी गांव में देहात में जिस तरह से हम घूम रहे थे, और हमें लगता है कि जो हम लोगों ने गांव गांव लोगों के बीच में जाकर के काम करने का काम किया, मुझे नहीं लगता था कि जो है जनता एनडीए की सरकार बनाना चाहती है। जनता निश्चित तौर पर जिस तरह से युवाओं को लाठीचार्ज मिला था, जिस तरह से वहां पेपर लीक हो रहा था, जिस तरह से किसानों को उजाला जा रहा था, जिस तरह वहां बेरोजगारी है, जिस तरह वहां गरीबी है, इन सारी चीजों को आप आसानी से देख सकते हैं। पहली बार ऐसा मैंने देखा कि किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं हुआ, और ऐसा लग रहा था कि जैसे एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं। तो मैं ये, मेरे लिए भी ये आश्चर्यजनक, मैं तो विपक्ष का हूं, आप मेरे विपक्ष की बात मानेंगे, मैं इसको साफ साफ कहता हूं, ये मैच फिक्सिंग था। ये फिक्स था चुनाव। ये चुनाव जनता को देखने में तो चुनाव लग रहा था, लेकिन ये पूरी तरह से चुनाव पूरा फिक्स किया गया है। और मैं सीधा आरोप करता हूं कि अगर इस चुनाव की चाहे किसी भी तरीके से जांच कराई जाए, चाहे जिस तरह से जांच कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं ये साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं।
सर क्या लग रहा है, ये आप तो चुनाव आयोग को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी में भी अंतर्कलह, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट बिहार में पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे झगड़े की बात सामने आ रही है। सदाकत आश्रम में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, उसको कैसे देख रहे हैं? क्या है आगे की रणनीति बिहार कांग्रेस की? देखिए, जो कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह थी, निश्चित तौर पर वो निराशाजनक थी। कांग्रेस की समस्या ये थी कि 4,000 लोगों ने प्रत्याशी के रूप में आवेदन किया। चुनाव लड़ना था 61 सीटों पर, गठबंधन का चुनाव था, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ नहीं रही थी। और 4,000 लोगों ने जिस तरीके से आवेदन किया था, उन आवेदनों में 61 लोगों को टिकट देना, ये कांग्रेस की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के बाद चुनाव में कांग्रेस में किसी उम्मीदवार का टिकट घोषित किया जाता है। पहली प्रक्रिया होती है कि जिले का जो जिला अध्यक्ष होता है, वो अपनी कमेटी से अपने उससे जो है आवेदन को जाकर पीसी में देता है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी को देता है। प्रदेश इलेक्शन कमेटी जो होती है, वो हमारी एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है, जिसका मैं भी एक मेंबर था। तो स्क्रीनिंग कमेटी में जाने के बाद में उस स्क्रीनिंग कमेटी के जो नाम होते हैं, उसको सीसी, जिसको सेंट्रल इलेक्शन कमेटी कहते हैं, वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी किसी उम्मीदवार का अंतिम दौर में चयन करती है। अब जिन लोगों ने निराशाजनक स्थिति में कुछ ऐसे भी काम किए हैं जो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत ही हितकारी नहीं हुआ और कांग्रेस को उसका नुकसान उठाना पड़ा, मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या 61 के 61 टिकट गलत थे? ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं। अगर 61 टिकट दिए गए, तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि भाई, आप अगर असंतुष्ट थे तो आपने किस सीट पर जाकर काम किया। और मैंने बहुत सारे लोगों की आईडी चेक की है, वो कांग्रेस के लिए काम नहीं करते। उनकी आईडी में राहुल गांधी का फोटो नहीं है, उनकी आईडी में प्रियंका गांधी का फोटो नहीं है। तो मुझे लगता है कि तमाम ऐसे जो आरएसएस से विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे लोगों ने भी हुड़दंग करने का काम किया। वो कांग्रेस का सच्चा सिपाही नहीं हो सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर उनको शिकायत प्रदेश अध्यक्ष से है तो प्रदेश अध्यक्ष से बात कर सकते हैं, अगर उनको शिकायत प्रभारी से है तो प्रभारी से बात कर सकते हैं, अगर उनको शिकायत किसी सह प्रभारी से है तो सह प्रभारी से भी बात कर सकते हैं। आखिर कोई पदाधिकारी से अगर आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनसे आपको शिकवा शिकायत है, तो मेरा अपना मानना है उससे आपको फोन पर बात करनी चाहिए। उससे आपको पहले उससे अपनी बात कहनी चाहिए, फिर अपनी पीड़ा का जवाब अगर संतुष्ट नहीं है तो आप अपने उच्च अधिकारियों से बात कर सकते हैं। लेकिन मीडिया में जाकर के हंगामा करना, सड़क छाप हरकतें करना, कुछ लोगों ने इस हद तक हरकत की है, लगता ही नहीं कि वो किसी पार्टी के एक सच्चे सिपाही हो सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं शंभू भाई, मैं उत्तरी बिहार का प्रभारी था। मैं पूछता हूं, आपके माध्यम से पूछता हूं, आखिर किस सीट पर आपको शिकायत थी और किस टिकट को आपको लगता है कि यह गलत टिकट हो गया? इस टिकट की बजाय वो किस टिकट को दे देते तो वो जीत में बदल जाता या सीट में बदल जाती। अगर कहीं ऐसी कोई चूक है, हम लोग उसको गलती को स्वीकार करेंगे, लेकिन वो तो आप घर परिवार में बैठ करके बात कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, मेरे यहां 21 सीटें थी। 21 सीटों में मधुबनी जैसा सीट है, मधुबनी जिला, जहां पर मैंने एक ईबीसी सुबोध मंडल, जो ईबीसी की बात जब जननायक राहुल गांधी जी कहते हैं, और पहली बार किसी एबीसी को अगर टिकट मिल गया तो क्या सड़क पर संघर्ष, सड़क पर विरोध करना चाहिए? मैं समझता हूं नहीं करना चाहिए। फिर आरोप लगा देना कि यह टिकट बेच लिया गया है, तो किसके हाथ बेचा गया? क्या सुबोध के हाथ बेच दिया गया? और सुबोध की तो यह हैसियत भी नहीं है कि वो किसी को खरीद सके या किसी को कर सके। आप इसकी जांच करवा सकते हैं, आप जाके पूछ सकते हैं। तो हमारे मोबाइल में बड़ा दुखद हुआ कि मेरे मोबाइल में भी आया कि ये तो टिकट बिक गया। तो मैंने कहा कितने में बिक गया? तो कहता 3 करोड़ में बिक गया। मैंने कहा 3 करोड़ किसने दे दिया? तो बोलता नहीं, कांग्रेस के कैंडिडेट ने नहीं दिया, आप वो बीजेपी के कैंडिडेट से आपने पैसे ले लिए। और बीजेपी का कैंडिडेट जो बीजेपी का मिनिस्टर है। अब सुबह आप मुझे बताइए कि जब इस तरह की गलतफहमी पैदा हो जाए
या कार्यकर्ताओं को भर दी जाए। और बाद में जिसने आरोप लगाया, मैंने देखा कि वो बीजेपी के मंत्री का वो वोट मांग रहा है। मेरे पास आज भी उसका रिकॉर्ड है। टिकट के समय वो आरोप लगाता है कि जितने लोगों ने टिकट बेचा है वो बीजेपी के हाथ बिक गए। और बाद में मैंने देखा कि वही कार्यकर्ता वो बीजेपी का नारा लगा रहा है। मेरे पास उसके रिकॉर्ड है और मेरे पास उसके साक्ष्य है। तो इस तरह से मनगढ़ंत कहानी कह करके आपने जो माहौल खराब किया है, मैं समझता हूं उससे भी कांग्रेस को बहुत गहरी चोट पहुंची है। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। मुजफ्फरपुर में, अगर आपको मधुबनी में एक एनएसवाई यूथ का कार्यकर्ता था, ननली झा, ब्राह्मण समाज का था, उसको टिकट मिला जो एनएसवाई से आया था। फिर मुजफ्फरपुर में आइए, मुजफ्फरपुर में ब्रजेंद्र चौधरी जो विधायक थे, विधायक का टिकट कांग्रेस में कटता नहीं है, उनको टिकट दिया गया। उसके बाद एक उमेश राम था, जो उसके घर में आज भी प्लास्टर नहीं है, इतना हैंड टू माउथ आदमी है, उसको टिकट दिया गया। अब मुझे बताइए कि किस व्यक्ति पर आरोप लग रहा है। फिर आप चले जाइए आप सीतामढ़ी में। मैं तो एक एक टिकट की बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे चुनाव के समय ये बातें करने के लिए मुझे रोका गया, इसलिए मैं नहीं कर पाया। आज तो मैं आपके सामने इसलिए कि आपने सवाल खड़ा कर दिया, तो सवाल का जवाब मैं आपके माध्यम से, आपने पूछा इसलिए मैं दे रहा हूं कि सीतामढ़ी में अमित कुमार टुन्ना पूर्व एमएलए है। आप बताइए क्या उसका टिकट बिक गया? एक इंजीनियर नवीन कुमार था जो जिला पंचायत सदस्य जीत कर आया था, धोबी बिरादरी का था, उस नए लड़के को 25 साल के व्यक्ति को दिया गया, उस पर भी लोगों ने कहा यह टिकट बिक गया। फिर उसके बाद पूर्वी चंपारण में हमारे जिला अध्यक्ष थे, शशि भूषण राय जी जिला अध्यक्ष थे, फिर उनके ऊपर आरोप लगा दिया। मैं कहता हूं अगर पूरे बिहार में, उत्तरी बिहार में कोई भी बिहार का कोई भी कार्यकर्ता आकर कह देगा कि किसी भी सह प्रभारी ने, किसी ने भी अगर चूक की है, मेरे सामने मेरे से कह देगा, और अगर है तो मैं सामने बात करने के लिए तैयार हूं, हर डिबेट में आने को तैयार हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जानबूझ करके जो इस तरह का माहौल बनाया गया, इससे पार्टी का नुकसान हुआ। हाँ, शिकायत हो सकती है, मैं मानता हूं कि अगर कहीं किसी टिकट पर शिकायत रही होगी, 61 टिकट में, मैं ये नहीं कहता कि 61 के 61 सही मिले होंगे, हो सकता है एक दो टिकट पे गलती हुई होगी, लेकिन जो गलती हुई तो उससे आप बात करेंगे ना, कि आप सबके सारे प्रभारियों को एक तरफ से मतलब गाली देंगे, आप सारे प्रभारियों को एक तरफ से कहेंगे। मुझे लगता है कि मैं भी आहत हुआ, मैं इस बात को लेकर के बहुत दुखी हुआ। आप जानते हैं वैशाली में, आप वहां के रहने वाले हैं, वैशाली में टिकट की क्या स्थिति थी? क्या लगता है कि कोई किसी से चाय भी पिया है? राजा पाकर में वो एमएलए थी, उसका टिकट उसको होना ही था। उसके बाद इंजीनियर संजीव सिंह का जिस तरह से टिकट हुआ है, आप उस स्टोरी को जानते हैं अच्छी तरह से, आप समझिए। पहले उसका भी फ्रेंडली फाइट पे टिकट चला गया। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धैर्य रखने की जरूरत थी, कांग्रेस का सिपाही होने के लिए। फिर मैंने देखा बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे फेसबुक पर भी गाली लिख रहे हैं हमको। तब मैंने कहा कि फेसबुक पर तो मैं जवाब दे नहीं सकता, लेकिन मुझे इस बात का कष्ट हुआ है कि, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर वो कांग्रेस का सिपाही है, अगर वो कांग्रेस में राहुल गांधी का सिपाही है, कईयों की तो मैंने आईडी चेक किया, उसमें राहुल गांधी की एक भी पोस्ट नहीं है, प्रियंका गांधी की एक भी पोस्ट नहीं है, खड़गे जी की एक भी पोस्ट नहीं है, और वो चोर बता रहा है। मतलब 4000 लोगों को टिकट आवेदन किया है, उसमें 61 लोगों को टिकट मिलेगा। तो मैं समझता हूं जो उनको टिकट नहीं मिला है वो इतने आहत हो गए कि दूसरे को चोर बताने लगे, हर प्रभारी को चोर बताने लगे। ये बात ठीक नहीं है, राजनीति में ये बात ठीक नहीं होती है। हाँ, अगर कोई टिकटार्थी नहीं रहा है और उसने पार्टी के लिए काम किया है, वो आए, उसको हर प्रभारी से, हर पदाधिकारी से बात करनी चाहिए। अगर कहीं कोई चूक हुई है तो ये परिवार की बात है, परिवार के माध्यम से बात करनी चाहिए, और अगर चूक हुई होगी तो सामने आ जाएगी। लेकिन भाई सार्वजनिक रूप से किसी को भी फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप इस तरीके से असंवैधानिक काम करेंगे, मुझे नहीं लगता वो कांग्रेस का सच्चा सिपाही है। अगर कांग्रेस का सच्चा सिपाही होगा तो वो कांग्रेस में परिवार में जाकर के बात करेगा। ये मैं, आपने जो बात कही है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपने सवाल किया कि एयरपोर्ट पे जो हंगामा हुआ, क्या ये उचित था? आप मुझे बताइए। टिकट की घोषणा होते ही अभी टिकट मिले भी नहीं और आपने एयरपोर्ट पे इस तरह से घटना कर दी। तो जो लोग भी एयरपोर्ट पे घटना किए, नतीजों के बाद भी सदाकत में हंगामा हुआ। नतीजों के बाद भी सदाकत में हंगामा हुआ। नहीं, नतीजा निराशाजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या निराशाजनक कांग्रेस में है? राजद के 75 से 25 हो गए। ये हार मैं कह रहा हूं कांग्रेस की अकेले नहीं है। कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को अपने, जैसे पिछली बार उसका आया था वोट ऑफ परसेंटेज 9% के आसपास पिछली बार भी आया था,
इस बार भी वोट प्रतिशत आप देखिए 9% के आसपास है। इस बार तो हम 70 लड़े भी नहीं, 61 लड़े हैं। 61 में 12 सीटें तो हम फ्रेंडली फाइट में लड़ रहे हैं। तो हमारा जो वोट प्रतिशत है वो निश्चित तौर पर हमारा वही वोट प्रतिशत है। मेरा कहने का मतलब है कि कम्युनिस्ट पार्टी के भी 19 विधायक थे, 19 से 2 विधायक आ गए। कांग्रेस के भी 18 थे, 19 थे, और उसके बाद आपके 6 आ गए। पिछली बार का इलेक्शन क्या था कि चिराग पासवान जैसा जो वहां पर एक तरह से उनकी जो पार्टी है वो पिछली बार जो थी वो थर्ड प्लेयर के रूप में थी। इस बार वो एनडीए के साथ है। पिछली बार एक गठबंधन में दलित सेगमेंट का न होना भी नुकसानदेह हुआ। नहीं, तो उधर देखिए, मांझी भी ये थे बहुत अच्छी गठबंधन बात, में, चिराग ये पासवान आपने थे। बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, इसमें एक बात समझनी होगी, विपक्ष के लोगों को यह समझना होगा कि उनके वोटों का बंटवारा हो रहा है, उनके वोट का बंटवारा। आप जिस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि वो प्रशांत कुमार जी आए तो 3% वोट लेकर के चले गए। वो किसका लेकर गए? ये महागठबंधन के लोगों का वोट लेकर के, वो भी धर्मनिरपेक्ष। ओवैसी साहब आए तो उन्होंने भी महागठबंधन के वोट को काटने का काम किया। आप जानते हैं चंद्रशेखर रावण जी की कमेटी बन करके आई, उन लोगों का काम हुआ। बहन जी ने भी चुनाव लड़ाया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो इस देश को बचाने वाले लोगों का वोट है वो 40% विभाजित हो रहा है, और जो हमारे एनडीए का है उसने अपने 40% को समेटने का काम किया। उनका वोट नहीं बढ़ रहा है। बीजेपी कोई हवा नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूं। बीजेपी का कोई वोट नहीं बढ़ रहा है। 20% वोट उसको मिला है। आप पिछला चुनाव देख लीजिए, उसका वोट प्रतिशत कितना मिला है। लेकिन समस्या केवल ये हुई है कि जो विपक्ष का वोट है वो इस कदर विभाजित है कि हर आदमी पलायन की बात कर रहा है। अगर जननायक राहुल गांधी भी कर रहे हैं तो जितने भी और भी प्लेयर हैं उनका एमएलए नहीं जीत सकता है, लेकिन वो बात कर रहे हैं उनके वोट आप परसेंटेज का। तो दलितों की जो बात आपने कहा है कि दलितों का जो 20% वोट है वो संयुक्त होकर के एक जगह वोट नहीं पड़ रहा है। ये इस देश में विपक्ष के लिए एक निराशाजनक है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक इस देश में ओबीसी के लोग, अनुसूचित जाति के लोग अगर विभाजित होते रहेंगे, निश्चित तौर पर हमको बीजेपी से हमको ये नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा आगे की क्या रणनीति है सर? अब आगे क्या है पार्टी की रणनीति बिहार के लिए? मैं आगे ये कहना चाहूंगा कि इस देश में बचाने के लिए हर जाति धर्म के लोगों को, चाहे वो अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, मुस्लिम हो, जो संविधान को बनाने के लिए, जिनको संविधान पर भी विश्वास है, जो संविधानवादी लोग हैं, जिनको लगता है कि संविधान से देश आगे बढ़ा है, जिनको लगता है कि संविधान से ही देश आगे बढ़ सकता है, जिनको लगता है कि संविधान की वजह से हम लोग पैंट शर्ट पहन करके आगे बढ़े, जिनको लगता है कि संविधान की वजह से हमको नौकरी मिली है, जिनको लगता है कि संविधान की वजह से हमारे पुरखे जो नर्क जैसी जिंदगी जीते थे और आज अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उस संविधान के लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। जब कभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अगर देश एकजुट हुआ है, उसी तरह से इस संविधान के लिए हम किसी भी विचारधारा के हों, आप समाजवादी विचारधारा के हों, आप अंबेडकरवादी विचारधारा के हों, आप संविधानवादी विचारधारा के हों, आप किसी भी विचारधारा को मानते हों, लेकिन मेरा मानना है कि संविधान के लिए आप सबको संविधानवादी होना होगा। अगर आप अंबेडकरवादी हैं और आपको लगता है कि नहीं, हम अंबेडकरवादी तो हैं लेकिन हम केवल बहुजनवादी रहेंगे, हम केवल उतने ही लोगों को रहेंगे, कोई कहता है मार्शल की बात करेंगे, कोई कहता है हम इस महापुरुष को मानते हैं। सारे महापुरुषों का उद्देश्य केवल एक था, वो चाहे समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति हो और चाहे अंबेडकर विचारधारा का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, चाहे जयप्रकाश जी की बात को मानने वाला हो, चाहे किसी भी मंडल की बात को मानने वाला हो, हम सभी जिसका भी उद्देश्य इस देश में समता मूलक है, सामाजिक न्याय है, जो इस देश में परिवर्तन चाहता है, वो चाहे अगली जाति का हो चाहे पिछड़ी जाति का हो, सबको जो है इस देश में मिल करके इस देश के संविधान को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। ये मेरा मानना है और इसी के लिए मैं 14 दिसंबर को चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे सुशील पासी, और बिहार के सह प्रभारी भी हैं, और 14 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी रैली है। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत के लिए। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।